नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ एक नज़र में, मतलब कि पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स एट ए ग्लांस। और आज के डिस्कशन में हम करेंगे चैप्टर 7 फैमिली पेंशन क्या होती है, फैमिली पेंशन कितने टाइप की फैमिली पेंशन होती है, साथ में एलिजिबिलिटी क्या होती है, मिनिमम फैमिली पेंशन है वो कितनी होती है, पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं फैमिली पेंशन क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। फैमिली पेंशन इज एडमिजिबल टू द फैमिली ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इन ए फॉलोइंग मैनर। आपको मालूम है कि जो फैमिली पेंशन है वो दी जाती है फैमिली ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब जिस सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाती है। कौन कौन से मैनर में दी जाएगी, टेबल के फॉर्म में देखते हैं। रूल एज पर CCS पेंशन रूल्स 1972 एप्लीकेबल टू द फैमिली ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या एप्लीकेबिलिटी है। रूल देखते हैं, रूल 54(2)(1) who dies after completion of 1 year of continuous service। अगर सरकारी कर्मचारी है, 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस करने के बाद में डेथ हो जाती है तो वहां पर है रूल 54(2)(1 है वो एप्लीकेबल होगा। सेकंड, रूल 52 सेकंड, हु डाइज बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 year बट वाज मेडिकली एग्जामाइंड बिफोर ज्वाइनिंग एंड फाउंड फिट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 52 सेकंड के तहत ये बताया गया है कि वो बिना 1 साल की सर्विस, कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट किए ही उसकी डेथ हो गई है, परंतु वो मेडिकली फिट था जब उसको गवर्नमेंट जॉब मिला था। नेक्स्ट रूल 54(2) थर्ड, हु रिटायर्स एंड ऑन द डेट ऑफ डेथ वाज इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन, मतलब वो रिटायर हो गया था और जिस दिन डेथ हुई थी वहां पर वो पेंशन प्राप्त कर रहा था। नेक्स्ट रूल 54(2)(a), फैमिली पेंशन इज फिक्स्ड एट मंथली रेट एंड शुड बी expressed in whole rupee, fraction should be converted to the next higher rupee। रूल 54(2)(a) के तहत ये बताया गया है कि फैमिली पेंशन है वो मंथली रेट के आधार पर फिक्स कर दी गई है और ये होल रुपीज में फिक्स की गई है, फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट किए गए हैं हायर रुपीज में। और नेक्स्ट मतलब है, देखते हैं फैमिली पेंशन का 30% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 9,000 एंड मैक्सिमम 75,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैमिली पेंशन है वो फिक्स की जाती है 30% ऑफ बेसिक ऑफ पे ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। जो कर्मचारी मृत्यु हुई है उसके 30% बेसिक पे है वो फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। और मिनिमम यहाँ पर बताया गया है कि 9,000 से कम फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। मैक्सिमम के लिए भी लिमिट बता दी गई है कि 75,000 मैक्सिमम लिमिट होगी फैमिली पेंशन की। अगला बिंदु देखते हैं, क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर फैमिली मेंबर्स फॉर फैमिली पेंशन। कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे फैमिली मेंबर्स को जिनको फैमिली पेंशन है वो मिल सकती है। टेबल के फॉर्म में देखते हैं, सीरियल नंबर, फैमिली मेंबर्स, पीरियड ऑफ पेमेंट एंड कंडीशंस और इनकम क्राइटेरिया। तो ये तीनों देखते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, फर्स्ट, स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ। जो फैमिली मेंबर होंगे फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहली कंडीशन है कि वो डिसीज्ड गवर्नमेंट कर्मचारी का स्पाउस होना चाहिए, या तो हस्बैंड हो या वाइफ हो। और पीरियड ऑफ पेमेंट एंड कंडीशंस अप टू द डेट ऑफ डेथ और रीमैरिज विच एवर इज अर्लियर। जो डिसीज्ड कर्मचारी है उसके स्पाउस को डेथ होने तक, या अगर वो रीमैरिज कर लेता है तो रीमैरिज तक वो इलिजिबल होगा, पीरियड है वो मिलेगा फैमिली पेंशन के लिए। कंडीशन है कि स्पाउस की डेथ होने तक उसको फैमिली पेंशन मिलेगी या रीमैरिज होने तक। और इनकम क्राइटेरिया, कोई इनकम क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है, मतलब उसके पास में कितनी भी इनकम है तो भी फैमिली पेंशन है वो मिलेगी। फैमिली मेंबर्स के लिए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट ए में चाइल्डलेस विडो। चाइल्डलेस विडो अगर फैमिली मेंबर है तो उसको फैमिली पेंशन के लिए पीरियड ऑफ पेमेंट एंड कंडीशन देखते हैं। इन केस ऑफ चाइल्डलेस विडो इवन आफ्टर रीमैरिज सब्जेक्ट टू इनकम क्राइटेरिया। अगर चाइल्डलेस विडो है तो उसके रीमैरिज होने पर भी उसको फैमिली पेंशन है वो मिलेगी, परंतु यहाँ पर इनकम क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। सेकंड कंडीशन, जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस विद नो चाइल्ड।
अगर वो जुडिशियली सेपरेट की गई है स्पाउस और उसके कोई बच्चा नहीं है तो वहां कंडीशन क्या है? जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस विद नो चाइल्ड इज इलिजिबल फैमिली पेंशन के लिए, वो इलिजिबल होगा अगर जुडिशियली सेपरेट है और उसके कोई बच्चा नहीं है। नॉट इलिजिबल इफ जुडिशियल सेपरेशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री एंड द स्पाउस वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ कमिटेड अडल्ट्री, मतलब व्यभिचार के मामले में उसको सेपरेट किया गया है, जुडिशियल सेपरेट न्यायिक रूप से उसको अलग रखा गया है क्योंकि वो व्यभिचार में शामिल थी, तो उसको इलिजिबल नहीं होगी। उसको हर 6 महीने में ये शपथ पत्र देना होगा कि उसको इनकम है वो कितनी मिल रही है। सी टाइप देख लेते हैं, जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस विद चिल्ड्रन। तीसरी कंडीशन है कि उसको न्यायिक रूप से अलग कर दिया गया है और उसके बच्चे हैं, तो यहां पर कंडीशन देखते हैं, जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस विद चिल्ड्रन विद विल गेट फैमिली पेंशन आफ्टर द चिल्ड्रन सीज टू बी एलिजिबल। मतलब कि स्पाउस को, सेपरेटेड स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलेगी जबकि उसके अपने बच्चे हैं और वहां पर बच्चे हैं वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, उनको फैमिली पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि 18 साल से ऊपर होने पर वो फैमिली से अलग हो जाते हैं, डिपेंडेंट की कैटेगरी से अलग हो जाते हैं। तो तीसरी कंडीशन, यहाँ पर बच्चे होने के बावजूद भी जुडिशियली सेपरेटेड फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन है वो मिलेगी। और सेकंड टाइप देखते हैं फैमिली मेंबर में, सेकंड सन और डॉटर अप टू द एज ऑफ 25 years और until marriage or start earning whichever is earlier payable in the order of birth, younger will become eligible after the elder become ineligible। बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि फैमिली पेंशन है वो सन और डॉटर को भी मिल सकती है। कब तक मिलेगी, कितनी एज तक मिलेगी? जबकि वो 25 years का हो जाए, 25 वर्ष की उम्र होने तक उसको फैमिली पेंशन मिलेगी, या मैरिज होने तक, अगर शादी हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। और या कंडीशन बताई गई है कि स्टार्ट अर्निंग, तो या तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए, 25 साल की उम्र होने तक उसको फैमिली पेंशन मिलेगी बच्चे को या लड़की को। साथ में ही मैरिज होने पर अगर शादी हो जाती है तो भी फैमिली पेंशन है वो बंद हो जाएगी। या तीसरी कंडीशन यहाँ पर बताई है कि अगर वो कमाना शुरू कर दे तो उसको फैमिली पेंशन है वो कमाने तक मिलेगी, उसके बाद में बंद हो जाएगी। कंडीशंस देख लेते हैं, 25 साल की उम्र तक उसको मिलेगी, शादी होने तक मिलेगी, शादी होने के बाद में बंद हो जाएगी, या वो कमाना शुरू करता है तब तक उसको फैमिली पेंशन मिलेगी, उसके बाद में ये फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। और फैमिली पेंशन के लिए इनकम क्राइटेरिया, इनकम क्या बताई गई है, कितनी फैमिली पेंशन मिलेगी? निश्चित रूप से मिनिमम यहाँ पर द मिनिमम फैमिली पेंशन दैट इज 9,000 प्लस डीआर देयर ऑन। तो यहाँ पर 9,000 रुपये है, उसके लिए कंडीशंस बताई गई है कि 9,000 रुपये तक इनकम, अगर 9,000 प्लस डीए मिलता है तो इतनी उसको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, उससे ज्यादा इनकम ग्रुप होने पर उसको फैमिली पेंशन है वो बंद हो जाएगी। तीसरी कंडीशन में डिसेबल्ड चिल्ड्रन अबाउट 25 years, मतलब अगर विकलांग बच्चा है तो उसको 25 वर्ष से अधिक उम्र होने के बाद में भी उसको फैमिली पेंशन है वो मिलती रहेगी। कंडीशंस देखते हैं, पीरियड ऑफ पेमेंट एंड कंडीशन, इलिजिबल आफ्टर द टर्न ऑफ लास्ट माइनर चिल्ड्रन इज चाइल्ड इज ओवर, माइनर चाइल्ड है वो एडल्ट हो गया है तो वो इलिजिबल रहेगा। इसके बाद में सेकंड है, इफ मोर देन 2 चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर फैमिली पेंशन इज पेबल इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ, फैमिली पेंशन है वो मिलती रहेगी, ऑर्डर ऑफ बर्थ है बड़े को मिलेगी, उसके बाद में छोटे को मिलेगी। तीसरी कंडीशन है, द यंगर वन विल बी इलिजिबल आफ्टर द एल्डर सीज टू बी इलिजिबल, मतलब कि जो छोटा बच्चा है उसको मिलेगी, अगर बड़े वाला है वो अडल्ट हो गया है उसको मिलना बंद हो गया है तो छोटे वाले को मिलेगी। और चौथी कंडीशन है, इन केस ऑफ ट्विन चिल्ड्रन फैमिली पेंशन शैल बी पेड टू बोथ ऑफ देम इन इक्वल शेयर्स, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनको बराबर फैमिली पेंशन है वो बांट दी जाएगी। पांचवी कंडीशन है, एलिजिबिलिटी हैज टू बी सर्टिफाइड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, जो डिसेबिलिटी है वो किस आधार पर दी जाएगी, कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी है वो इसको सर्टिफाई करेगी। और आपको मालूम है कि 40% से अधिक डिसेबिलिटी होने पर उसको डिसेबल्ड चाइल्ड माना जाएगा। छठी कंडीशन है, पेबल इवन आफ्टर मैरिज, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको उनकी शादी होने के बाद में भी फैमिली पेंशन है वो मिलती रहेगी।
सेवंथ है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड टू बैंक अबाउट इनकम। ये सर्टिफिकेट उसको देना होगा, अगर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है तो इनकम के लिए सर्टिफिकेट है उसको देना होगा। और यहाँ पर इनकम क्राइटेरिया है 9,000 प्लस डी आर देयर ऑन। आठवीं सिचुएशन देख लेते हैं। एज एंड व्हेन द डिसेबिलिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन ए चाइल्ड विच मेक्स हिम हर अनेबल टू अर्न हिज हर लिविंग, हेड्स ऑफ ऑफिस शैल बी नोटिफाइड सपोर्टेड विद द मेडिकल सर्टिफिकेट। मतलब वो कमाने में अक्षम है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो हेड ऑफ ऑफिस है, वो इस संबंध में मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में ये फैमिली पेंशन है वो उसको देते रहेंगे। चौथी सिचुएशन देखते हैं। अनमेरिड विडोड डाइवोर्स डॉटर। अगर अनमेरिड या विडोड या डाइवोर्स डॉटर है तो उसके लिए फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी देखते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/1998 एलिजिबल इफ सी इज नॉट अर्निंग हर लिविंग। मतलब कि उसको जीवित रहने के लिए, जीवन यापन के लिए कोई भी अर्निंग वो नहीं कर रही है तो अनमेरिड डॉटर, विडोड डॉटर, डाइवोर्स डॉटर है उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। सेकंड, इफ एलिजिबिलिटी अकर्स आफ्टर इश्यू ऑफ पीपीओ, द स्पाउस इफ अलाइव और द अनमेरिड डाइवोर्स विडोड डॉटर कैन themselves intimate the डिटेल्स टू द पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। मतलब पेंशन पेपर ऑर्डर है वो बन चुके हैं और स्पाउस भी जीवित है तो भी उसको अनमेरिड, विडोड और डाइवोर्स डॉटर के लिए फैमिली पेंशन मिल सकती है। और यहाँ पर कंडीशन है वो वही दी गई है, सेम कंडीशन है। द मिनिमम फैमिली पेंशन दैट इज ₹9,000 प्लस डीआर, 9,000 प्लस डीआरनेस रिलीफ है वो उसको मिलेगा। पांचवी सिचुएशन देख लेते हैं। पेरेंट्स के लिए क्या फैमिली पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है। कंडीशन फर्स्ट, होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन अलाइव। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके पूर्ण रूप से पेरेंट है वो डिपेंडेंट होने चाहिए और वो पेरेंट जीवित है और पूर्ण रूप से गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट थे तो वहां फैमिली पेंशन उसको मिलेगी, पेरेंट को मिलेगी। सेकंड कंडीशन, पेबल एट नॉर्मल रेट्स ओनली, नॉर्मल रेट पर उनको पेबल होगी फैमिली पेंशन। थर्ड, इफ बोथ पेरेंट्स आर अलाइव फर्स्ट मदर गेट्स फैमिली पेंशन। अगर दोनों पेरेंट जीवित हैं और वो डिसीज पेंशनर पर, डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर निर्भर करते थे तो वहां पर सबसे पहले मदर को, माँ को फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर माँ इनएलिजिबल हो जाती है या माँ की डेथ हो जाती है तो फादर को मिलेगी। और द मिनिमम फैमिली पेंशन दैट इज ₹9,000 प्लस डीआर, डियरनेस रिलीफ देयर ऑन, ये उसके लिए कंडीशन सेम चल रही है। कंडीशन सिक्स, डिसेबल्ड सिबलिंग्स अनेबल टू अर्न देयर लिविंग। मतलब डिसेबल्ड सिबलिंग है, बहन भाई कोई डिसेबल्ड है तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगी क्योंकि वो जीवन यापन के लिए कोई कमाई नहीं कर रहे हैं तो फैमिली पेंशन के लिए कंडीशन देखते हैं। फॉलोइंग द सेम क्राइटेरिया एज लेड डाउन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए कंडीशंस थी वो यहाँ पर डिसेबल्ड सिबलिंग के लिए है क्योंकि कंडीशन ये है कि सिबलिंग है वो डिपेंडेंट है, पूर्ण रूप से डिपेंडेंट थे कर्मचारी पर और उनके पेरेंट भी डिपेंडेंट हैं तो सिबलिंग को मिल सकती है। कंडीशन वही है 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। नोट में देखिए, फैमिली पेंशन एडमिजिबल टू ए बेनिफिशियरी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन डिसीज्ड एम्प्लॉई ऑब्लिक पेंशनर इज नॉट टू बी काउंटेड एज इनकम फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अनदर फैमिली पेंशन which is admissible in connection with another deceased employee beneficiary. However, any other income oblique earning of the beneficiary under consideration will be counted towards income for deciding eligibility for family pension। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। अगर कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है तो उनको फैमिली पेंशन मिल रही है तो इनकम ग्रुप में उस फैमिली पेंशन को काउंट नहीं किया जाता है। सपोज एग्जांपल देख लीजिए कि दोनों माँ बाप हैं वो नौकर थे, सर्विस में थे, एक की डेथ होने पर उनको फैमिली पेंशन मिल रही थी, दूसरी की डेथ होने पर फैमिली पेंशन उनको मिलेगी। तो पहले वाले की फैमिली पेंशन मिल रही है तो दूसरे वाले की फैमिली पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले वाले की जो फैमिली पेंशन मिल रही है उसको इनकम ग्रुप में, इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं किया जाएगा। और दूसरी फैमिली पेंशन है वो भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को मिलेगी। फैमिली पेंशन इज पेबल टू मोर देन वन फैमिली मेंबर्स इन इक्वल शेयर्स इन फॉलोइंग केसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है
कि फैमिली पेंशन है वो एक से अधिक फैमिली मेंबर को इक्वल शेयर्स में मिल सकती है। कौन कौन सी सिचुएशन में, देख लीजिए। Serial number first, more than one widow, one death of a widow, her share will be paid to her eligible child. If no eligible child, then to other widow. अगर दो विधवाएं हैं एक ही डिसीज एम्प्लॉई के, तो सबसे पहले दोनों को इक्वल शेयर में वहां पर मिल रही थी फैमिली पेंशन। तो जिस विडो को मिल रही है उसके अगर बच्चा है तो उसकी विडो की डेथ होने पर उस बच्चे को फैमिली पेंशन है वो शेयर मिलता रहेगा। और अगर बच्चा नहीं है तो वो मिलना शुरू हो जाएगा दूसरी विडो को, वो शेयर है कंप्लीट विडो को दूसरी विडो को मिलना शुरू हो जाएगा। और यह रूल बताया गया है 54(7)(a) में। सेकंड कंडीशन, विडो एंड इलिजिबल चाइल्ड और चिल्ड्रन फ्रॉम अनदर वाइफ हु इज नॉट अलाइव। मतलब एक विडो है और दूसरी विधवा है, उसके बच्चा है परंतु उसकी डेथ हो चुकी है, तो दोनों को शेयर, जीवित विधवा है उसको और जो जिस विधवा की मृत्यु हो गई है उसके बच्चे को फैमिली पेंशन मिलेगी। यहां पर रूल बताया है 54(7)(b). थर्ड कंडीशन, विडो एंड एलिजिबल चाइल्ड और चिल्ड्रन फ्रॉम ए डाइवोर्स्ड वाइफ और वाइव्स। ये भी कंडीशन बताई गई है कि या तो विधवा को या जो डाइवोर्स्ड वाइफ है या वाइव्स हैं उनको भी फैमिली पेंशन मिलेगी रूल 54(7)(c) के तहत। और फोर्थ कंडीशन है ट्विन चिल्ड्रन के लिए 54(7)(d) के तहत यहाँ पर इक्वल शेयर्स है उनको मिलेंगे। और नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए, नेक्स्ट टाइप टू फैमिली पेंशन। पेंशन ड्यू इन मिलिट्री एंड सिविल एम्प्लॉयमेंट, दो फैमिली पेंशन मिल रही है। तो एक है मिलिट्री फैमिली पेंशन है, दूसरी सिविल एम्प्लॉयमेंट के तहत फैमिली पेंशन है। तो दोनों ही फैमिली पेंशन है उनको इलिजिबल होंगे डिपेंडेंट मेंबर। और इससे संबंधित ओएम या रूल है डीओपी एंड पीडब्ल्यूओएम नंबर 133/2012 P and PWE dated 16 January 2013. Rule 54 of CCS pension rules has been amended and the government has allowed family pensions where the pensioner is drawing two pensions for military and or civil employment। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो मिलिट्री सर्विस में था, सिविल एम्प्लॉयमेंट में था, तो सीसीएस पेंशन रूल 54 को चेंज कर दिया गया है, उसको दोनों ही फैमिली पेंशन है वो मिलेंगी। आगे समझते हैं। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड वन ऑफ देम डाइज व्हाइल इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट द फैमिली पेंशन बिकम्स पेबल इन फॉलोइंग मैनर। मतलब दोनों ही कर्मचारी हैं और उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे को वो मिलेगी। कौन कौन सी सिचुएशंस में? पहला है टू सर्वाइविंग स्पाउस, एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे सर्वाइविंग स्पाउस है उसको फैमिली पेंशन पहले वाले की मृत्यु होने वाले की मिलती रहेगी। दूसरी कंडीशन है ऑन डेथ ऑफ सर्वाइविंग स्पाउस चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर टू फैमिली पेंशन एट एनहांस रेट लिमिटेड टू ₹1,25,000। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर पहले वाले की डेथ हो गई है और दूसरे वाले की भी डेथ हो गई, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पेंशनर है, उनकी डेथ हो गई है, तो उनके जो बच्चे हैं उनको दोनों ही फैमिली पेंशन है वो मिलेंगी। और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर बताई गई है 1,25,000। If one pension is payable at enhanced rate and other at normal rate, the maximum amount of both limited to ₹1,25,000। दोनों ही सिचुएशन में मैक्सिमम लिमिट है 1,25,000 से अधिक नहीं हो सकती। एक फैमिली पेंशन मिल रही है, दूसरी नॉर्मल पेंशन मिल रही है स्पाउस को, तो उसकी लिमिट है वो हो जाएगी 1,25,000। चौथी कंडीशन देखते हैं। इफ बोथ द पेंशन आर पेबल एट नॉर्मल रेट द अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड ₹75,000 पर मंथ। मतलब दोनों ही पेंशन है वो नॉर्मल रेट में मिल रही है तो वहां लिमिट बताई गई है 75,000 रुपये। आगे देखते हैं। इफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज लिविंग बिहाइंड ए जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस एंड नो चिल्ड्रन द फैमिली पेंशन शैल बी पेबल टू द सर्वाइविंग स्पाउस। इफ द जुडिशियल सेपरेशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री and person surviving was held guilty of committed adultery, the family pension shall not be payable to him, rule 54(11)(a).
मतलब कि जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलेगी, परंतु ये जुडिशियल सेपरेशन है। अगर व्यभिचार के मामले में किया गया है तो जो जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस है उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। इससे संबंधित रूल है 54(11)(a). नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैमिली पेंशन इज पेबल टू द फैमिली इन केस ऑफ एन ऑफिशियल्स हुज वेयर अबाउट आर नॉट नोन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है यहाँ पर, फैमिली पेंशन इज पेबल टू द फैमिली इन केस ऑफ एन ऑफिशियल्स हुज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन। मतलब उनको भी फैमिली पेंशन मिलेगी जो पेंशनर या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके बारे में पता नहीं है। मतलब सीधे से अर्थों में अगर लापता कोई कर्मचारी है तो भी कंडीशन है वो देख लेते हैं, फैमिली पेंशन के लिए फैमिली मेंबर्स है वो इलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं फैमिली मेंबर्स होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स कैन बी मस्ट लॉज द रिपोर्ट विद पुलिस स्टेशन एंड ऑब्टेन ए रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस दैट एम्प्लॉई हैज नॉट बीन ट्रेस्ड आफ्टर ऑल द एफर्ट्स। एन indemnity bond should be taken from the nominee oblique dependents of the employee that all payments will be adjusted against the payment due to the employee in case he appears and make any claim. These rules are not applicable in case of officials who disappear after committing fraud, etc. बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर लापता कर्मचारी है तो फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी और पुलिस से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि कर्मचारी है उसका किसी भी कंडीशन में कोई भी तरीके से पता नहीं लग पाया है, पुलिस ये सर्टिफिकेट देगी। और पुलिस ने सारे प्रयास करने के बाद में भी उसको पता नहीं लगा पाई है तो रिपोर्ट दर्ज करवा, रिपोर्ट के बाद में पुलिस एक सर्टिफिकेट जारी करेगी, उस सर्टिफिकेट को डिपार्टमेंट को जमा करना होगा और सर्टिफिकेट जमा होने के बाद में फैमिली पेंशन है वो जारी कर दी जाएगी। परंतु उनसे जो डिपेंडेंट मेंबर है उनसे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाया जाएगा कि अगर कर्मचारी अपीयर हो जाता है, रीअपीयर हो जाता है तो सारा एडजस्ट करना पड़ेगा, वापस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो डिमांड करता है पेंशन की या फैमिली पेंशन की तो वापस देना होगा। और यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, दीज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑफिशियल्स डिसअपियर आफ्टर कमिटिंग फ्रॉड। फ्रॉड करके वो गायब हुआ है तो ये फैमिली पेंशन है वो लागू नहीं होगी। फैमिली पेंशन एट एनहांस रेट इज पेबल ओनली आफ्टर ए पीरियड ऑफ 7 years। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ फैमिली पेंशन विल बी पेबल बाय द पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड मेंबर मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली मेंबर कौन होंगे, फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल मेंबर्स हैं वो कौन कौन होंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले फैमिली और एलिजिबिलिटी, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहली कंडीशन है स्पाउस, हस्बैंड, ये फैमिली मेंबर में काउंट होते हैं। ऑन डेथ ऑफ द पेंशनर ऑन प्रोडक्शन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि फैमिली मेंबर्स हैं वो एक सर्टिफिकेट देंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या पेंशनर है उसकी डेथ हो चुकी है। फैमिली पेंशन विल कंटिन्यू टिल डेथ और रीमैरिज ऑफ स्पाउस। स्पाउस के कंडीशन में फैमिली पेंशन है उसको लगातार मिलती रहेगी उसकी मृत्यु तक, या वो दूसरी शादी कर लेती है तो उस कंडीशन में भी फैमिली पेंशन है वो मैरिज तक मिलती रहेगी। इन केस ऑफ चाइल्डलेस विडो द फैमिली पेंशन में भी मे कंटिन्यू इवन आफ्टर हर री मैरिज एज पर रूल्स। यहाँ पर देखिए कि फैमिली पेंशन अगर चाइल्डलेस विडो है उसको बच्चे नहीं है तो फैमिली पेंशन है वो रीमैरिज होने के बावजूद भी मिलती रहेगी। सेकंड, चिल्ड्रन सन डॉटर है वो उनको फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है देखते हैं। ऑन डेथ ऑब्लिक रीमैरिज ऑफ स्पाउस फैमिली पेंशन विल कंटिन्यू अप टू अटेनिंग द एज ऑफ 25 years। जो स्पाउस है उसकी डेथ हो गई है या उसने रीमैरिज कर लिए तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो जो भी एम्प्लॉयर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके बच्चे को 25 साल की उम्र तक फैमिली पेंशन मिलेगी, या उस बच्चे की मैरिज होने तक फैमिली पेंशन मिलेगी, या वो कमाना शुरू कर देता टिल स्टार्ट अर्निंग इनकम एक्सीडिंग रुपीज 9,000 रुपये है वो कंडीशन है वो कि अर्निंग 9,000 से कम करता है तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगी।
In case of permanently disabled children who are unable to earn their livelihood, family pension is allowed for life. अगर परमानेंटली डिसेबल्ड बच्चा है तो उसको वो कमाने में अक्षम है तो जीवन भर उसको फैमिली पेंशन है वो मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन टू द डिपेंडेंट पेरेंट है वो फैमिली मेंबर में शामिल होंगे फैमिली पेंशन के लिए या नहीं होंगे। कंडीशन देख लेते हैं। ऑन डेथ, रीमेरिज ऑफ स्पाउस एंड परमानेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अगर डेथ हो जाती है या रीमेरिज कर लेती है या डिसेबल्ड चाइल्ड चिल्ड्रन नहीं है तो डिपेंडेंट पेरेंट है उनको मिलेगी। ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच डेथ सर्टिफिकेट और रीमेरिज इंटीमेशन ऑफ स्पाउस, ये उसको देना होगा। Family pension will be paid to mother first on her death. The same shall be paid to father. Family pension will continue till death of the parent. पहले मदर को मिलेगी फैमिली पेंशन अगर वो एलिजिबल है और उसकी डेथ होने पर फादर को मिलेगी उनकी मृत्यु होने तक। और नेक्स्ट कंडीशन है टू द परमानेंटली डिसेबल्ड सिबलिंग्स, अगर बहन भाई हैं तो उनकी कंडीशन में परमानेंटली वो अक्षम है या डिसेबल्ड है। ऑन डेथ ऑब्लिक रीमेरिज ऑफ स्पाउस एंड परमानेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, इनके सब कंडीशंस को हटाने के बाद में ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच डेथ सर्टिफिकेट और रीमेरिज इंटीमेशन ऑफ स्पाउस, यहाँ पर डिसेबल्ड सिबलिंग्स हैं ये सारे नहीं होंगे या इनएलिजिबल हो जाएंगे तो उनको सिबलिंग्स को फैमिली पेंशन मिलेगी। और नेक्स्ट कंडीशन एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन। एनहांस रेट क्या होगी फैमिली पेंशन के लिए? इफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज having rendered 7 years continuous service, family is eligible for enhanced rate of family pension from the date of following the date of death। मतलब कि 7 साल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है फैमिली पेंशनर की तो निश्चित रूप से एनहांस रेट में मिलेगी। क्योंकि अगर वो जीवित रहता तो उसको काफी दिनों तक पेंशन मिलती, तो फैमिली पेंशन है वो 7 साल के अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी तो फैमिली पेंशन है वो एनहांस रेट में मिलेगी। कंडीशंस देखते हैं। इफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइड वाइल इन सर्विस 2 times ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन और 50% ऑफ द ऑफ पे लास्ट ड्रॉन विच एवर इज लेस, मतलब एनहांसमेंट कैसे होगा? 2 times होगा नॉर्मल नॉर्मल पेंशन रेट है उसका 2 times हो जाएगा या 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन विच एवर इज लेस। दूसरी कंडीशन इज पेबल ऑफ 10 years फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ इफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइड आफ्टर रिटायरमेंट 2 times the normal rate of family pension or 50% of pay drawn at the time of retirement or amount of pension authorized whichever is less till 7 years or pensioner would have attained the age of 67 years। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ये रूल 5410A(B) में ये कंडीशन बताई गई है। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, एडिशनल क्वांटम ऑफ फैमिली पेंशन। इन एडिशन टू द फैमिली पेंशन एडमिजिबल एडिशनल फैमिली पेंशन इन द फॉलोइंग मैनर शैल बी पेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 years ऑफ एज और अबव। मतलब एडिशनल फैमिली पेंशन है वो कौन सी कंडीशन में मिलेगी? अगर 80 साल से ऊपर की कंडीशन है, ऊपर की एज उसने अटेन कर ली है तो ये टेबल है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एडिशनल पेंशन से संबंधित है। एज ऑफ फैमिली पेंशनर है, एडिशनल क्वांटम ऑफ फैमिली पेंशन कितनी एडिशनल हो जाएगी? अगर 80 से 85 साल की उम्र हो जाती है फैमिली पेंशनर की तो उसको 20% ऑफ बेसिक पेंशन है वो एनहांस हो जाएगी, एडिशनल हो जाएगी। इसके बाद में 85 टू 90 ईयर्स एज हो जाती है, अटेन हो जाती है तो 30% ऑफ बेसिक पेंशन है वो एडिशन हो जाएगा। 90 टू 95 ईयर्स एज हो जाती है तो 40% ऑफ बेसिक पेंशन है वो एनहांस हो जाएगी। 95 टू 100 ईयर्स है तो 50% ऑफ बेसिक पेंशन है वो एनहांस हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा। और अब 100 ईयर्स तो यहाँ पर 100% बेसिक पेंशन है वो एनहांस हो जाएगी। यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए हैं क्योंकि ये कंडीशंस हैं वो क्यों एप्लीकेबल होती है, एडिशन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो पेंशन निर्धारित की गई थी वो बहुत पहले निर्धारित हुई थी और अभी महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी सिचुएशंस बदल गई है तो एज ग्रुप है वो एडिशन कर लिया गया है। जैसे ही 80 टू 85 होता है 20% बढ़ जाएगी, 85 टू 90 30%, 90 टू 95
40%, 95 टू 100 ईयर्स 50% बढ़ जाएगी, और 100 ईयर्स से ज्यादा हो जाती है पेंशनर की एज तो उसको 100% ऑफ बेसिक पेंशन है वो एडिशन हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। ये बताया गया रूल 54(2)(b) में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज चर्चा करी फैमिली पेंशन के बारे में। फैमिली पेंशन है वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कितने परसेंट मिलती है, यहाँ पर पूरी बातें हैं हमने आज चर्चा करी। साथ में ही फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल मेंबर्स कौन कौन से होते हैं वो पूरी डिस्कशन किया। अगर आपको आज का डिस्कशन है, आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।